हमको दो चीजें समझनी है, ध्यान से समझो। एकदम नया टॉपिक है और यहीं से तुम लोग इस टॉपिक को पकड़ पाओगे। आगे जाके दिक्कतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी इस टॉपिक में। या तो यहां से पकड़ के चलो इसको, या फिर दिक्कतें बढ़ा लो। तो पकड़ के चलो हमारे हिसाब से। चलिए देखिए, भारत में एक कंपनी बन के आ रही है जिसके पास 33,230 पाउंड इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 230 लोगों ने मिलके ये कंपनी बनाई है। कितने लोगों ने? 230। ये सब याद करने की बात नहीं है, हम तुमको बता रहे हैं। और ये कंपनी बन कहां रही है? इंग्लैंड में, लंदन में। तो लंदन में बैठ के 33,000 पाउंड की कंपनी क्रिएट की 230 लोगों ने, और इसको भारत में व्यापार करने का, ट्रेड करने का परमिशन दिया एलिजाबेथ वन ने। किसने दिया? एलिजाबेथ वन कौन है? क्वीन है। कहां की? इंग्लैंड की। और इस कंपनी को कब परमिशन मिली? 1600 में, 1600 एडी में। और ये कंपनी भारत में कब आ गई? 1608 में। समझ गए बात को? क्लियर हो गई? अब ये जो कंपनी थी, इस कंपनी के दो तरह के लोग थे इसमें। एक थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में वो सारे 230 लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है शेयर देके। समझ रहे हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में वो लोग हैं जिनका शेयर 1000 पाउंड से कंपनी में ज्यादा है। तो अब ये कंपनी जो आएगी, इसमें एक हेड आएगा, मुखिया आएगा, जो इंडिया में आ रहे लोग, और इस कंपनी के एम्प्लॉय आएंगे इंडिया में। यही तो आएंगे, सही बात है? ये इंडिया में आएंगे। अब ये इंडिया में आके करेंगे क्या? क्या करेंगे? ट्रेड। क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। अच्छा, इनके सारे पैसे इकट्ठे करके कहां देंगे? जाके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में बराबर बराबर हिस्से में जिसका जितना शेयर है उतना बांटेंगे। ठीक है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, इस हेड को डायरेक्शंस देगा, इसलिए डायरेक्टर नाम है। डायरेक्टर ही डायरेक्शन देता है। ठीक है? और ये एम्प्लॉय को उस तरीके से काम कराएंगे इंडिया में। समझ गए बात को? कोई डाउट नहीं है यहां पे? ठीक है। अच्छा, अब ये कंपनी 1608 से लगातार भारत में व्यापार यानी ट्रेड करती आ रही थी। क्या करती आ रही थी? ट्रेड। किस किस चीज में? स्पाइसेस एंड क्लोथ्स में। लेकिन इनको लगा, देखो ट्रेड करने का, बंद कर दिया, ट्रेड करने का रूल है आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनको टैक्स देना पड़ता था, और ट्रेड करने की परमिशन हर एक किंगडम में अलग अलग नहीं मिलती थी। समझ गए बात को? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे समझा कि नहीं, हम तो यहां पे रूल भी कर सकते हैं। तो लेटर इन्होंने रूल को भी करने की कोशिश इंडिया में की। और इन्होंने अपना सेंटर कहां बनाया? सबसे पहले बंगाल को, क्योंकि बंगाल ही ऐसा क्षेत्र था जिससे ये लोग तुरंत यहां चले जाते थे, मलक्का साइड। अगर कोई दिक्कत होती थी, भारत के राजा अगर इनको मारते थे, तो ये उठ के यहां मलक्का आ जाते थे। क्योंकि इंग्लैंड जाना बहुत टाइम लगेगा, मलक्का आ गए, इधर आ गए तो बच गए आसानी से, है ना? जैसे ये देखो, यहां से खट यहां आ गए। समझ रहे हो? ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों ने कब्जा। ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेजों के अधीन था, पता है आपको ये बात? कॉमनवेल्थ नेशन है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे आ जाया करते थे। तो यहां जाने की वजह, तो इसलिए बंगाल को इन्होंने सेंटर बनाया। अब यहां पे, अब इंडिया की हालत समझ लो। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? मुगल बादशाह। लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया था। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ते हैं हम 1707 के बाद। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। लास्ट जो मुगल रूलर था, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब था। 6 ही पहले वाले रूलर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कचड़ा है मुगल्स में। कौन से 6 हम बता देते तुमको? भांजी सब्जी, है ना? फॉरमासा, वो पूरा हम बताएंगे तुमको। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर बहादुर शाह बन, फिर जहांदर शाह,
है ना। तो बहादुर शाह वन के बाद से कहानी एकदम खराब हो गई। 1707 में मृत्यु हुई औरंगजेब की। बस ये पहले वाले 6 रूलर यही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं मुगल साम्राज्य के। बाकी तो सब कचड़ा कवाड़ा है। कोई कॉन्स्टिपेशन से मर रहा है इसमें, कोई ट्यूबरकुलोसिस से मर रहा है। नहीं नहीं, तो हुमायूं ने कितनी दिक्कतें झेली हैं साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। बाबर और हुमायूं ही, अगर हम कहेंगे सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा काम किसने किया है, सबसे ज्यादा भागम दौड़ किसने की है, हुमायूं और बाबर। हुमायूं तो बीच में उसको जाना ही पड़ा था। हाँ, से सूर्यवंश आ गया था, खाना खाने के पैसे नहीं थे इसके पास, है ना। बाकी अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने तो आनंद लिए हैं ना। चौथी से काम खत्म। अपने पिताजी का आनंद देखते देखते वो ज्यादा आनंद में आ गए है ना। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ बचा नहीं था। अंग्रेजों ने देखो, अब यहां पे दिल्ली पे तो वीक मुगल शासक है, वीक है ना रूलर्स, और दिल्ली ने इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में, गुजरात, अहमदाबाद, है ना, मद्रास तक तो थे ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर हैदराबाद, उधर आपका बंगाल, उधर आपका अवध, यहां पे क्या बिठा दिए थे, नवाब। अब ये जो नवाब बैठे हुए थे, है ना, जो नवाब बैठे हुए थे, इन्होंने अपने आप को ही रूलर डिक्लेयर, मुगल्स क्योंकि इतने कमजोर थे कि, तो यानी जब बंगाल पे रॉबर्ट क्लाइव डेक को लेके आया, डेक आर्मी का हेड था उस समय, ब्रिटिश आर्मी का, और जो मेन हेड था एम्प्लॉइज का वो था क्लाइव। अच्छा, यहां पे आर्मी कैसे बन गई अंग्रेजों की? ये जो शासक हैं ये आर्मी लाने तो देंगे नहीं। एक्चुअली में जो ये किला बनाते थे, जहां पे ये अपना सामान स्टोर करते थे, इसको क्या कहते थे, फैक्ट्री, है ना। और फैक्ट्री के रक्षक जो होते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, इनको बोलते थे फैक्ट्रस। तो जो फैक्ट्रस थे, इन्हीं से धीरे धीरे अंग्रेजों ने आर्मी बना ली। अच्छा, ये व्यापार कैसे करते थे? पूरे इंडिया से स्पाइसेस और क्लोथ्स को खरीदते थे और एक जगह जमा करते थे, जिसको क्या बोलते थे, फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, ये डंपिंग ग्राउंड था। और इसकी रक्षा करने के लिए कौन लगते थे, फैक्ट्रस। इन्हीं फैक्ट्रस से क्या बन गई अंग्रेजों की आर्मी, समझ रहे हैं। अंग्रेजों की आर्मी को लीड कर रहा था डेक, और इस समय पे हेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ही भारत में पहले युद्ध के साथ अंग्रेजी सत्ता की स्थापना करता है, और ये युद्ध था आपका, इधर लिख दें, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी सुना है आपने बहुत, है ना। एक्चुअली में ये जगह का नाम था पलासी। ये कलकत्ता के पास ही एक जगह है पलासी, बंगाल में, लेकिन अंग्रेज उसको प्लासी बोलते थे, इसलिए ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये कब लड़ा गया? 1757, है ना, 1757 में ये लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो अंग्रेजों की तरफ था क्लाइव, और उधर था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब हुआ क्या था, अलीवर्दी खान समझा देते हैं हम आपको थोड़ी सी कहानी। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई 1756 में, और उसका पोता, उसकी सबसे छोटी बेटी का लड़का था ये सिराजुद्दौला, वो नवाब बन बैठा। सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बना, इसका एक कमांडर इन चीफ था मीर जाफर। बैंकर था इस समय। बैंकर समझते हो, बैंकिंग का काम करते हैं।
बैंकिंग का काम पहले कैसे किया करते थे? जैसे मैं बैंकर बन गया और मैं पैसे दे रहा हूं और ब्याज ले रहा हूं तो मैं बैंकर हो गया, ऐसे बैंकर हुआ करते थे, समझ रहे? तो जो ओमी चंद बैंकर था वो भी सिराजुद्दौला से खफा था, और मीर जाफर ने गद्दी अपने हाथ में लेने के लिए, मीर जाफर कौन है सिराजुद्दौला का? मीर जाफर इसकी आर्मी को लीड कर रहा है। राय दुर्लभ और मीर जाफर दो आर्मी के लीडर हैं, यानी दो हेड हैं आर्मी के सिराजुद्दौला के पास। सिराजुद्दौला कौन है? नवाब ऑफ बंगाल। अब नवाब ऑफ बंगाल तो किंग ऑफ बंगाल हो गया, क्योंकि वो किसी के अंडर है ही नहीं। सिराजुद्दौला कौन है? अली वर्दी खान की सबसे छोटी बेटी का बेटा। अली वर्दी खान कौन है? अली वर्दी खान बंगाल का नवाब था, जो कि मुगल एम्पायर के अंतर्गत आता था, लेकिन अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, क्या इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। किसने? अली वर्दी खान ने। अली वर्दी खान की मृत्यु को भी 1756 में, और 1756 में ही कौन बैठ गया सिंहासन पे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के दो कमांडर इन चीफ हैं, एक का नाम है मीर जाफर, इसका ही मेन रोल है, और एक का नाम है आपका राय दुर्लभ। यहीं पे एक ओमी चंद करके आएंगे जो कि बैंकर होंगे। अब ये सारा जो गुट है जो कहां बैठा हुआ है, किसके घर में? सिराजुद्दौला के। वो किसके खिलाफ रणनीति बना रहा है? सिराजुद्दौला। अब यहां पे क्लाइव बड़ा ही चतुर वाला एक काम करता है, वो मीर जाफर से मिल जाता है क्लाइव, और कहता है कि तुम सिराजुद्दौला के खिलाफ हमको जिताओ तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, हम कमांडर इन चीफ हैं, नवाब बन जाएंगे। तो यहीं पे होता है प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध था ही नहीं, सारी आर्मी पहले ही जीता हुआ था, क्योंकि मीर जाफर से मिल चुके थे क्लाइव। यहां पे आपको जान के हैरानी होगी कि एक भी डेथ ही नहीं हुई। आर्मी गई उसमें मैदान में और हार के चली गई। यानी सिराजुद्दौला का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध था ही नहीं, वो जानबूझ के हारना था ना मीर जाफर को। और इसी के साथ सिराजुद्दौला को हटाया गया और इसकी जगह किसको बैठा दिया गया? मीर जाफर बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनता है। और यहां पे अब क्या होगा? अब मीर जाफर किसके गुण गाएगा? क्लाइव के, अंग्रेजों के। तो अब यहां पे स्टेब्लिश होगी डायरकी, डुअल गवर्नमेंट। अब क्लाइव माल माल अपना लेगा और काम काम किसको देगा? मीर जाफर को। इसने कहा देखो यहां पे शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मीर जाफर तुम्हारी। पैसा कौन लेगा? हम, दीवानी राइट्स। तो दीवानी राइट्स किसको मिल गए? क्लाइव को, ब्रिटिशर्स को। और सारा पैसा कौन ले रहा है? ब्रिटिशर्स। और काम कौन कर रहा है? मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर भी नालायक था, उसने कहा हम भी लेंगे दीवानी राइट्स। तो अब डुअल गवर्नमेंट चल रही है। अब जो इंसानों की खाल एक तरफ से खींची जा रही थी, अब 1770 में भयानक अकाल आता है। लिखा है ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल। क्लाइव एक ही चीज के लिए भारत में और विश्व में सबसे ज्यादा कोसा गया है, कर्ज किया गया है उसको, फॉर डायरकी इन बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। मीर जाफर एक तरफ से अंग्रेज। गिर गया पूरा बंगाल, मर गए लोग, लाखों लोग मर गए ग्रेट फैमाइन में। फिर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स देखता है ये क्या हो रहा है, सबसे पहले आके क्या खत्म करता है? अबॉलिश्ड डायरकी। नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट आया है इसके सामने। डायरकी तो अबॉलिश करना गवर्नर जनरल का ही काम है, कोई एक्ट के अंतर्गत नहीं आया था वो। समझ में आई बात? क्लियर हो गया इतना?
चलिए समझा दें इसको पहले। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना? प्लासी का युद्ध कैसे जीता अंग्रेजों ने? पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया था ये, तो प्लासी का युद्ध युद्ध था ही नहीं, समझ लो बात को। अब आते हैं, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा क्लाइव तो बहुत क्रांतिकारी काम किया है, बंगाल के दीवानी राइट, जहां हम पैसे देते थे ट्रेड करने के लिए, वहां पे ट्रेड तो फ्री में होगा और हमको और मिलेगा क्या? लगान। यहीं से शुरुआत होती है लगान की, समझ गया बात को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1760 तक बिना रोक टोक गवर्नर ऑफ बंगाल किसको बना दिया? तो पहला गवर्नर बनता है भारत में क्लाइव, समझ गए? क्लाइव को ही भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक यानी स्टैब्लिशर ऑफ इंडिया, स्टैब्लिशर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया माना जाता है। क्लियर बात है? अब इसके जाने के बाद क्योंकि ये पैसा खींच रहा था, है ना, तो इसको वापस बुलाया गया और अगला गवर्नर भेजा गया हॉलवेल को। हॉलवेल कुछ महीने रहता है, 1760 में ही आता है, 1760 में ही चला जाता है। ये एक ट्रेजेडी की घटना की बात करता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, अभी समझते हैं आगे। एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, अच्छा बैटल ऑफ बक्सर आपका 1764 में हुआ है, तो बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसी टार्ट। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है इन गवर्नर में, इसलिए हमने एक एक पॉइंट नोट में डाल के इनको खत्म किया, समझ रहे? डायरकी इज देयर इन बंगाल एट द टाइम ऑफ बेरेलिस्ट। अगला गवर्नर बेंसी टार्ट के बाद कौन आएगा? बेरेलिस्ट। बेरेलिस्ट के टाइम पे भी डायरकी है। और कार्टियर के टाइम पे अगला गवर्नर आएगा कार्टियर, और कार्टियर के टाइम पे बंगाल में ग्रेट फैमिन आती है। फिर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हमें सीखनी है। क्लियर हो गई बातें एकदम? कोई डाउट नहीं यहां तक, है ना? अब वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक, ये 1772 में ही आ गया था, है ना? चलो इसमें ऐड कर देंगे। 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद संभालता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, समझ रहे हैं? ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। और कौन से एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17, क्या लिखा है? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? क्योंकि यहां तक आते आते इन्होंने अपनी सत्ता कहां भी स्थापित कर ली थी? मुंबई और मद्रास। अब मुंबई और मद्रास में क्या बन गए? गवर्नर, गवर्नर ऑफ मुंबई, गवर्नर ऑफ मद्रास। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल। तो यानी मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी किसके अंतर्गत आ गई? बंगाल के गवर्नर के। समझ गए बात को? क्लियर है? इसके ही समय में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में। और वॉरेन हेस्टिंग्स जाना जाता है एबोलिशन ऑफ डायरकी इन बंगाल। ठीक है, एक बात और समझेंगे, इसी के समय में सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल की स्थापना हुई 1774 में, 1774 में, जिसमें चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। और अगर आप खुश नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो आप अपील कहां कर सकते हैं? जाके प्रिवी काउंसिल। ये कहां पे बेस्ड है? लंदन, याद रखिएगा, लंदन बेस्ड एक आपका मान सकते हो आप, क्या है लंदन बेस्ड? एक न्यायालय यानी कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ना खुश हो तो अपील कर सकते हो। बैन ऑन प्राइजेस। अब कंपनी के लोग क्या करते थे? 50 लाख का इनाम दे दिया हमें उसने, तो हमने उसको ये काम करने दिया। तो इससे क्या भ्रष्टाचार हो रहा था। आज भी आपको पता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं ये प्राइजेस नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइजेस लेने से क्या होता है? करप्शन बढ़ता है। वो तो कहेगा हमको तो BMW प्राइज में दे दी, लेकिन उसमें तुमने जो है इतनी जमीन जो है करा दी उसके नाम, है ना? तो इसलिए प्राइजेस को क्या कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? बैन। कोई एम्प्लॉय प्राइज नहीं ले सकता इंडिया में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी और सीओपी की बात बताई हमने आपको, ये क्या किए थे, समझ के? इतनी बात को क्लियर हो गया। अब हम एक्ट की थोड़ी घटनाएं बता देते हैं आपको। यहां से हमने बताया तुम्हें थोड़ी सी कहानी, क्लाइव, बेंसी टार्ट, बेरेलिस्ट, कार्टियर, इनका नाम आएगा तो आपने याद रखना है। हॉलवेल, हॉलवेल ने किस घटना की बात की थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे अभी हम, समझ गए? वॉरेन हेस्टिंग्स तक क्लियर है कहानी?
अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अंग्रेज कौन कौन सा कानून भारत में बना के लाए? देखिए, दीवानी राइट्स 1757 में बंगाल के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू को लेना, पैसे को लेना, ठीक है। 1608 से 1757 तक तो ये ट्रेड किए, लेकिन 1757 में इनको दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल के, ठीक है। इसके बाद वो एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी रूल कौन करेगा? जो कंपनी आई हुई थी ये रूल करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी रूल। कब तक? 1773 से 1857 तक। 73 का पहला एक्ट आएगा, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1813, 33, 53, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? चार्टर एक्ट। चार्टर माने होता है अधिकार देना, तो ये है चार्टर एक्ट्स। इन तीनों को चार्टर एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो समझो आगे, ये हो गए चार्टर एक्ट। 20-20 साल बाद देख लो, अगर ध्यान से देखोगे 20-20 साल बाद आ रहे हैं, है ना? नहीं आ रहे? 20-20 साल बाद आ रहे हैं। अब आते हैं 1858 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना? फिर 1861 में आता है इंडिया काउंसिल एक्ट, फिर 1892 में आता है, फिर 1909 में आता है, 1919 में आता है, 1935 में आता है, और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसके तहत भारत आजाद हो जाता है। इस समय 1858 के बाद 1857 में ही जैसे ही रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 सुना है ना? वो होता है। उसके बाद जो कंपनी का रूल था वो किस में ट्रांसफर हो गया? क्राउन रूल में। यानी जो कंपनी कर रही थी शासन अभी तक, अब वो कौन शासन करने लगा? क्राउन सीधा करने लगा। कंपनी को कहा ठीक है तुम ट्रेड करो, ट्रेड करने आए थे, तो क्राउन ने सीधी सत्ता ले ली, समझ गए? और क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक भारत में एक्ट्स आते हैं। तो 100 साल शासन क्राउन ने किया है, 1757 से लेके 1857। 100 साल क्राउन ने शासन किया है भारत में, है ना? और 1857 से लेके 1947, ये 90 साल किसने शासन किया है? क्राउन ने। ये कंपनी ने शासन किया है 100 साल, ये क्राउन ने शासन किया 90 साल। 200 साल इन्होंने रूल किया, लगभग 190 साल ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो हमने वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है ना? इससे पहले कार्टियर, बैरलेस्ट, ये बताए थे हमने आपको। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1773 तक गवर्नर ऑफ क्या रहता है? बंगाल। लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, बताया था आपको, जिसके तहत इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। कब से कब तक? 1773 से 1785, 1773 टू 1785। और ये क्या क्या करता है आगे बताया था, डायरार्की को अबोलिश करता है। पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का। अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, यही तो बना है गवर्नर जनरल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट हुई, जिसके जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे बने, ठीक है। इनके अलावा एकमात्र गवर्नर जनरल, इसने इतना भ्रष्टाचार किया, डायरार्की जरूर एबॉलिश की, लेकिन भ्रष्टाचार की कमी नहीं रखी। अब इसके पड़ोसी इंग्लैंड में जड़ने लगे, भ्रष्टाचार कर करके बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने लगा, घर के बगल वाले लोग जलने लगे, तो इसके ऊपर इंपीचमेंट शुरू हो गया। और इंपीचमेंट वहां पे लंदन में, और इंपीचमेंट शुरू हुआ तो इसने खुद को फांसी की सजा दे दी। तो याद रखिएगा, एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसपे इंपीचमेंट शुरू हुआ था, है ना? और नंद कुमार ट्रायल, एक नंद कुमार करके व्यक्ति था। इस नंद कुमार नामक व्यक्ति ने इसके ऊपर आरोप लगाए कि इसने 3.5 लाख रुपए लिए हैं एक बेगम से, उस बेगम को नवाब ऑफ बंगाल का पीए बनाने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट का जज इसके पक्ष में बोला, क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट के जज को पैसा खिला दिया। मामला सेट। तो नंद कुमार को जो है फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। नंद कुमार की हत्यारा, नंद कुमार का हत्यारा यही वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। समझ गए बात? तो हम कैसे लॉर्ड लगाएं इसके सामने? समझ रहे हो? तो नंद कुमार का हत्यारा
यही था, ठीक है। अच्छा, इसके समय में विलियम जोन्स ने, जो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 1774 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके अंतर्गत एशिया में जो भी आपके नोवेल्स वगैरह थे उनको रीड किया जाता था, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की थी, याद रखेंगे ये बात। एशियाटिक सोसाइटी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी होगी, एशियाटिक सोसाइटी होगी, बताओ थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने एस्टेब्लिश किया था? बाद में 1907 में बनी थी वो तो, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लवास्की। बताया नहीं था हमने आपको? न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश की, फिर इनका जो हेडक्वार्टर था वो आरडीआर मद्रास में आ गया था, ध्यान करो, है ना, ठीक है, समझ गए बात को। इसके बाद 17, अच्छा यहां पे कौन कौन सा एक्ट आया इसके समय में? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एक और काम किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, जो गवर्नर था उसके नीचे 4 लोग बिठा दिए, और अब कहा गया कि गवर्नर खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकता, ये 4 लोग भी उसके डिसीजन मेकिंग में पार्ट प्ले करेंगे, और इनको बोला गया काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 4 मेंबर्ड गवर्नर जनरल काउंसिल बिठा दी, जैसे अभी होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की काउंसिल, सेम सिस्टम शुरू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। नहीं समझे मेरी बात को? ये नोट डाउन कर लेना 1773 में अगर रह गया हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आओ, अगला एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सा आता है भाई? कौन सा आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और दूसरा एक्ट इसी के समय में आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो 2 एक्ट और इसके समय में आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, समझो जरा कौन कौन सा। पहला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब हुआ क्या, जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी नुकसान थे, जो भी दिक्कतें थी, जो भी दोष थे, जो भी सेटबैक्स थे, है ना, वो सारे सही करने के लिए एक एक्ट भेजा गया, इसीलिए इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी को कहते हैं बंगाल जुडिकेचर एक्ट, या इसी को कहते हैं अमेंडिंग एक्ट। और ये एक कमेटी बनी थी एडमंड वर्क की, उसके तहत उसने बनाया था। क्या किया गया? गवर्नर जनरल काउंसिल एक्ट्स आर नॉट टेकन टू, अच्छा ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अगर ये कोई भी एक्ट बनाती थी, कोई भी कानून बनाती थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में पारित कराना जरूरी था। अब यहां पे जो है भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पारित ही नहीं करेगा कानून को। कौन बना रहा है कानून? गवर्नर जनरल की काउंसिल। तो उसने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को पारित कराना जरूरी नहीं है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ये खत्म कर दिया हमने। दूसरा काम क्या किया? रेवेन्यू पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन अबॉलिश्ड। पैसे वाले मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पैसे वाले मामले के लिए अपील कहां करोगे? जाके सीधा क्राउन। अच्छा, फिर इंडिया में कुछ नहीं है पैसे की चीज, 500 पाउंड से ऊपर का मामला क्राउन पे जाएगा, और 500 पाउंड से नीचे का मामला एक रेवेन्यू बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया था, उसमें जाएगा, ठीक है। इतनी बातें नहीं याद रहे, टेंशन नहीं लेने का। ईस्ट इंडिया कंपनी शुड नॉट इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स। ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा सचेत थे, वो ये चाहते ही नहीं थे कि भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करके हम इंडिया के शासन को, मतलब इंडिया के शासन से हाथ धो बैठे हैं। तो वो कहते हैं रिलीजियस मैटर में मत टच करना। तो सीधा इनको वो दिया गया वार्निंग कि रिलीजियस मैटर में टच नहीं करना है तुमको। किसको वार्निंग दी गई? वॉरेन हेस्टिंग्स को। उसी के टाइम पे एक्ट आया है। तो इसके टाइम पे कितने एक्ट आए हैं? 3, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया, है ना। अब पिट्स इंडिया में आ जाओ। विलियम पिट इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट है। अच्छा, इससे पहले 2 प्रधानमंत्री इंडिया के संबंध में एक्ट लाए थे। 2 मतलब 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, 2 लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी। डंडाज एक्ट था एक, और दूसरा था इंडियन बिल ऑफ फॉक्स। तो दोनों एक्ट पारित नहीं हो पाए। कहां पे पारित होते थे ये? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में। कौन था इस समय? नॉर्थ और फॉक्स की कोलिजन गवर्नमेंट थी, समझ रहे हैं। और यहां पे इंडिया के रिस्पेक्ट में इस एक्ट को पास करते हुए ये कोलिशन गवर्नमेंट भी गिर गई। तो एकमात्र ऐसा मौका मिलता है, मौका बनता है, जिसमें ब्रिटेन की सरकार इंडिया के मामले में
फॉल हुई है। तो फॉक्स अधिनियम आया था, फॉक्स बिल आया था, उसके तहत ब्रिटेन में इंडिया के मैटर के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट गिरी थी। तो याद रखेंगे इसको, थोड़ा सा आइडिया रखो, बस फॉक्स वॉक्स करके आए, कुछ ध्यान रखना, वो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे आप, सट से आंसर लग जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसके बाद विलियम पिट अगले प्रधानमंत्री बनते हैं और वो लाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और इस एक्ट में लाइन लिखी जाती है, हेडलाइन, टाइटल लिखा जाता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है कि भारत तुम्हारे अंदर अंतर्गत नहीं आता है, तुम रूलर नहीं हो। कौन रूलर है? ब्रिटिश क्राउन रूलर है। पहली बार इंडिया को अपना रूलर क्राउन बता रहा है या ब्रिटेन बता रहा है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी तो ही रूल कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं, नो, तुम रूलर नहीं हो। रूलर कौन है? ब्रिटेन। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पहली बार भारतीय क्षेत्र को, इंडियन टेरिटरी को अपने अंतर्गत बताया गया है। समझ गए बात को? ट्रेड एंड रूल, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कहा, देखो ट्रेड अलग कॉन्सेप्ट है, रूल अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसने कहा बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सारा क्या देखेगा? रूल देखेगा। और सीओडी क्या देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ट्रेड देखेगा। तो उन्होंने कहा बीओसी अलग, सीओडी अलग। ऐसे नहीं करोगे तुम कि ट्रेड और रूल एक तरफ एक ही साथ चल रहा है ना। तो ट्रेड देखेगा आपका सीओडी और रूल देखेगा आपका बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नर जनरल कैन नॉट फॉट वॉर, गवर्नर जनरल कोई भी युद्ध किसी भी राजा से शुरू नहीं कर सकता और ना ही किसी भी राजा से कोई राय ले सकता है बिना किसकी परमिशन के? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी कहां बैठे हुए हैं? ये इंग्लैंड में, ये दोनों बॉडी इंग्लैंड में है, समझ रहे हैं? तो बीओसी की बिना परमिशन के गवर्नर जनरल किसी भी युद्ध को नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं कॉलर पकड़ रहे हैं गवर्नर जनरल का, खींच रहे हैं उसको कि शैतानी नहीं करना बेटे। गवर्नर जनरल काउंसिल बिकम 3 मेंबर्ड, तो 4 मेंबर्ड थी उसमें से एक कम कर दिया, 3 मेंबर्ड होगी। अब फिर से 4 मेंबर्ड होगी एक बार जाके, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। क्लियर है इतनी बात? तो कहीं विलियम पिट, जो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए थे, उन्होंने 2 मेजर काम किए। एक तो भारतीय क्षेत्र को अपना बता दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, दूसरा गवर्नर जनरल की पावर को छीना और ईस्ट इंडिया की कंपनी की भी पावर को छीना। समझ गए? अच्छा, ये एक्ट कुछ ऐसे नहीं आ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर जनरल से पावर छीनने वाले, तो तभी तो इनका नाम रेगुलेटर, कान ऐठा जा रहा है इनका, इसीलिए नाम रेगुलेटिंग है। अब आएंगे चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट क्या करेंगे? चार्टर माने क्या होता है? अधिकार देना। अब राइट्स देंगे, पहले रेगुलेट किया फिर राइट्स दिए, अब 4 चार्टर आएंगे बाद में। कंट्रोल में रहे, चीजें सही चलती रहे। वही एक्ट ऑफ। अब आता है बड़ा ही कांड, एकदम कहानी चेंज, ट्विस्ट इन द मूवी। अब समझो क्या हुआ। 1773 में, 1773 में 4 जुलाई को आजाद होता है, बताओ, अमेरिका का इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1773 को है। और अंतिम गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन का अमेरिका में गया था उसका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस वापस आ चुका है, कहां पे बैठा हुआ है? इंग्लैंड में। कॉर्नवालिस राजा है। कॉर्नवालिस कह रहा है कि अगर तुमको इंडिया में हमको भेजना है तो हम जो पावर मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या पावर चाहिए? तो उसने कहा ठीक है, पारित एक्ट पास करो। गवर्नर जनरल कैन क्वेस्ट एडवाइस ऑफ इट्स काउंसिल। गवर्नर जनरल वही कर सकता था जो काउंसिल एडवाइस देती थी, और काउंसिल की एडवाइस मेजोरिटी से प्रूव होनी चाहिए। 5 लोग हैं तो 3 लोग जिधर हो गए वही एडवाइस माननी पड़ेगी। उसने कहा हम एडवाइस नहीं मानते, हम जो कहेंगे वो होगा, पहला काम करो हमारे लिए। इग्नोर भी कर सकता है, हम बोलेंगे वो होगा। उसने कहा देखो गवर्नर जनरल तो है ही, हमको आर्मी का भी हेड बनाओगे? आर्मी का हेड अलग नहीं होगा। उसने कहा गवर्नर जनरल और आर्मी हेड एक ही होगा। तो ठीक है, तुम जाओ, कहानी तुम संभालो। तो कॉर्नवालिस के लिए स्पेशली ये एक्ट पास किया जाता है, एक्ट ऑफ 1786। और 1786 में ही कॉर्नवालिस भारत में आ जाता है,
93 तक रहता है। और कॉर्नवालिस के 3-4 काम आपको दिखा देते हैं हम, सुनो ध्यान से। ये पहला तो ह्यूमंस का ट्रेड यानी स्लेवरी को एंड करता है। स्लेवरी अभी अंडर लॉ एंड नहीं होगी, अंडर लॉ बाद में एंड होगी, एंड कर देता है इन प्रैक्टिकल, ठीक है। ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ये भारत में पहली बार लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट दे रहा था, है ना। जैसे क्लर्किकल पोस्ट, अच्छा तुम यहां क्लर्क बनोगे, ठीक है, तो तुम में योग्यता क्या है, तो पहली बार क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसने पोस्ट देना शुरू की, इसलिए इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। समझ रहे हो, सिविल सर्वेंट्स का फादर, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स का फादर, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट लेके आता है ये। क्या था परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि इस्तमारी सिस्टम इसको बोलते हैं या जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अब अंग्रेज बड़ा ही परेशान होते थे, कैसे, जैसे आप लोग मान लो पीजेंट्स, पीजेंट्स माने होता है कृषक, किसान। आप लोग खेती कर रहे हो, हम अंग्रेज हैं, हम आपके पास जाएंगे, हमको इतना लखान चाहिए, है ना। अब आप ना हमारी बात समझ पा रहे हो ना आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, तो बीच का सिस्टम कॉर्नवालिस ने निकाला। कॉर्नवालिस बैठा चेयर पे और उसने लोग बुलाए कि कौन जमींदार बनना चाहता है, और उसने मान लीजिए पूरी दिल्ली का क्या कर दिया, उसने नीलाम कर दी, 1 साल की नीलामी। एक व्यक्ति ने कहा 5 लाख 1 साल के, दूसरे ने कहा 7 लाख 1 साल के, तीसरे ने कहा 10 लाख 1 साल के, उसने कहा चलो तुम्हारी हो गई। अब तुमको करना क्या है, जिसने ली है जमीन पूरी दिल्ली की, वो 10 लाख रुपए हमको देगा, यानी ब्रिटिश को देगा। अब वो व्यक्ति उन कृषकों से यानी उन फार्मर से कितने पैसे लेता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स का सरदर्द खत्म, किसानों के पास जाना नहीं है, सीधा जमींदार को पकड़ो, पैसे लो, खत्म बात। समझ रहे हैं, तो जमींदार किसको लूटते थे, किसानों को, और जमींदार सीधा का सीधा एक अमाउंट दे देते थे। इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, कॉर्नवालिस लेके आया था। समझ गए बात को, 1793 में आया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसको, बहुत बार पूछा गया है। साथ में अंग्रेज बड़ा ही परेशान थे। अब एंशियंट टाइम में रूलर्स कौन थे, हिंदू, मेडिवल टाइम में मुस्लिम, और अब ये आ गए क्रिश्चियन। अब इंडिया में जो न्याय दिया जाए वो किस आधार पर दिया जाए, हिंदू रूल, मुस्लिम रूल, क्रिश्चियन रूल। उसने कहा एक कोडिफाई करो, परेशान हो गए हम, तो उसने एक ही कोड बना दिया सबका। कोड मतलब होते लॉज, इसी को बोला जाता है कॉर्नवालिस कोड। समझ गए, काम तो किया इसने, वैसे था, दिमाग था इसके पास, तभी इसके लिए एक एक्ट पास किया गया ब्रिटेन पार्लियामेंट में। नहीं नहीं, वो इतना नहीं काम किया था। हाँ ये देखो क्या कुछ भी को। अगला आता है जॉन सॉर, 5 साल के लिए 93 से 98। इसने पहला काम किया, देखो हम किसी के भी बीच के पचड़े में नहीं पड़ने वाले, जो राजा लड़ रहे हैं लड़ो मरो, हमें कोई मतलब नहीं। इसने पहली पॉलिसी अपनाई नॉन इंटरफेरेंस, हमें करना है शासन, हमें इंटरफियर नहीं करना है, तो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी जॉन सॉर लेके आया था। दूसरा, इसने जमींदारों को ही, जो अभी बताया था, रियल ऑनर मान लिया कि हाँ यही है जमीन के मालिक, ठीक है ना, मुबारक है, ठीक है। बेलेजली, अगला बेलेजली आता है। बेलेजली एक ऐसा पासा फेंकता है चौसर पे, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट होने वाला है। महाभारत की पहली चाल फेंकी है, 1857 की कहानी की पहली चाल फेंकी है बेलेजली ने। समझ रहे हो, बेलेजली ने स्टार्ट की सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो तुम अच्छा राजा हो, तुम ऐसा करो हमारे अधीन आ जाओ, हमारे सब्सिडरी आ जाओ, तुम्हें पूरी प्रोडक्शन हम देंगे, हमारे पास जो आर्मी है तुम पे कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन तुम किसी दूसरे राजा से बात नहीं कर सकते, यानी फॉरेन रिलेशन नहीं बना सकते, वो हम बनाएंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन तुम्हारा नहीं चलना चाहिए किसी भी दूसरे। तीसरा, आप अपनी कोई नई आर्मी नहीं बनाओगे, जो है आपके पास वही रखो, बाकी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो सब्सिडरी इसने क्या किया, सब्सिडरी करने लगा ना। और अब काफी बाद में आएगा, लेकिन समझ लो कहानी को, डलहौजी आएगा, डलहौजी लेके आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब क्या करेगा,
अगर आपका बेटा नहीं है, जो सब्सिडरी अलायंस में आ रहा है क्षेत्र, बारिश नहीं है, आपका बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं, और ना ही कोई गोद ले सकते हो। अगर बेटा है तो आपका शासन रहेगा, बेटा नहीं है तो आपका शासन कौन ले लेगा? ब्रिटिश। इस पॉलिसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डलहौजी लेके आएगा। और जब ये कहानी हुई तो रानी झांसी बेटी थी ना, है ना, नाना साहेब का बताया था हमने आपको, क्या थे वो महाराज से वो भी गोद लिए गए थे, दत्तक पुत्र थे ना। हाँ, तो अब क्या हुआ? अब इन्होंने सब राजाओं ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई। फिर क्या करते? उनके तो शासन एक एक करके जा रहे थे। तब 1857 की क्रांति हुई। फिर अंग्रेजों ने अंतिम मुगल शासक को भगा दिया थ्रोन से। समझ गए बात को? तो सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत पहला ऐसा कौन सा रजवाड़ा था जो सब्सिडरी अलायंस साइन किया, जिसने? हैदराबाद 1798 में, याद रखेंगे 1798 में ही लेके आया था वेलेस्ली। मैसूर दूसरा था। हैं तो बहुत सारे, लेकिन दो याद रखो, हैदराबाद एंड मैसूर। समझ गए बात को? क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहे हैं दोनों एक साथ? तो लास्ट क्लास में हमने 1805 तक कर लिए थे, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। इसके अगला जो है गवर्नर बनता है बंगाल का जॉर्ज बार्लो, 1805 से लेके 1805 से 1807। कोई इंपॉर्टेंट काम इसके टाइम में नहीं होता है। अगला बनता है मिंटो 1, मिंटो 2 आएगा। यह है मिंटो 1, 1807 से 1813 तक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की, हाँ ये भी, ये गवर्नर बंगाल का, वो वाइसरॉय का। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई, 1809 में, है ना, राजा रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, इसी के समय। अच्छा, ट्रीटी को साइन किसने किया था? तो याद रखिएगा, इस समय मेटकॉफ आर्मी हेड था, इसलिए इसके साथ साइन हुई थी ट्रीटी। ठीक है। अच्छा, हेस्टिंग्स की बात करेंगे। अगला वाइसरॉय हेस्टिंग्स आ गया 1813 से 1813 से 23 तक। इसके समय में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ। मराठा की फाइट यहाँ पे एंड होती है। मराठास जब हम सीखेंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको क्या क्या हुआ था। और इन्होंने पिंडारियों का दमन किया, सप्रेस ऑफ पिंडारीज। पिंडारी क्या थे? पिंडारी अंग्रेजों का माल यानी खजाना एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो चलते चलते रात हो जाती थी, दिन हो जाती थी, 2-2 दिन लगते थे, 4-4, 5-5, 10-10 दिन लगते थे। तो रात का टाइम देख के पिंडारी होते थे वन में रहने वाले लुटेरे, ये लूट लेते थे, वो होते थे पिंडारी। इस पर वीर मूवी भी आई है आपकी, बाहुबली में भी इसका डिस्कशन है ना। तो पिंडारियों का इन्होंने सप्रेस ऑफ पिंडारीज किसने किया? ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था, सप्रेस ऑफ पिंडारीज। ठीक है। एडम्स 1823 में कुछ समय के लिए आया, इसने प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। प्रेस समझते हो? समाचार, है ना। एमहर्स्ट के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहली इंपॉर्टेंट चीज हुई, अंग्रेज और मुगल्स बराबरी के उस पे बैठे। हमने आपको बताया था एक टाइम ऐसा था, इंडियंस और ब्रिटिशर्स बराबर पे बैठे थे। कौन से, कहाँ पे बताओ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे देख रहे हो, ब्रिटिशर्स अभी तक नीचे रहते थे, है ना। अब कभी भी घूमने गए हो लाल किला, लाल किला में आपने दीवाने आम दीवाने खास कुछ देखा है? ऐसा देखा है? दीवाने आम और दीवाने खास में एक ऊपर जैसा वो है बना हुआ, उसमें जो है महाराज बैठते थे आगे, मतलब महाराज की आवाज सा, प्रजा नीचे आती थी और वो अपनी दिक्कतें बोलती थी आगे। समझ रहे हैं? तो दीवाने आम फॉर आम, दीवाने खास हाँ समझ रहे। दीवाने आम और दीवाने खास दो इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं आपकी लाल किले की। ठीक है। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। हाँ, शाहजहां ने। एमहर्स्ट 1823 से 1828। ठीक है। इसमें अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड के टाइम पे पहली बार ब्रिटिशर्स किसके साथ साथ बैठे? मुगल्स के बराबर बैठे। अकबर 2 आते आते मुगल्स की कहानी खत्म है, यहाँ पे एंड है मुगल्स का। ठीक है। 1857 में तो पूरी तरह एंड है। सिपॉय म्यूटनी। अब क्या होता था, हिंदुओं में एक रीति रिवाज हुआ करती थी। क्या रीति रिवाज थी? कि समुद्र की यात्रा के लिए नहीं जाया करते थे हम लोग, यानी समुद्र पे चलना, समुद्र को भगवान समझते थे,
है ना, इसलिए समुद्र पे चलना, टच करना पैर, ये सब नहीं होता था। अभी भी आपने देखा हो बाहर पैर मारने के लिए मना किया जाता है, जब भी आप जाओ बड़े वाटर बॉडी में, समुद्र वगैरह में, तो पैर नहीं मारो ऐसा बोलते हैं, मतलब शिप पे हो या किसी बोट में हो तो पैर मत मारो ऐसा बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहीं से मान्यता निकल के आई है। तो अब इन लोगों को बर्मा जाना था, बर्मा समझ रहे हो, आज का म्यांमार, वहां पे युद्ध करके बर्मा को जीतना, लेकिन बैरकपुर छावनी के सिपाहियों ने क्या कहा, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिपाही म्यूटनी हुई थी। ठीक है, इन्होंने समुद्री यात्रा के लिए मना कर दिया था। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अच्छा, विलियम बेंटिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, 1828 से 1835 तक रहता है। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में इसी के समय पे हुआ था, और इसके साथ मिलके किसने काम किया था विलियम बेंटिक के साथ? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा और भी बहुत सारी कुप्रथाओं के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ठीक है, 1829 में सती प्रथा का अंत इसी के समय हुआ। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। अभी तक क्या थे? बंगाल के गवर्नर, है ना। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे अंग्रेजों की जो सत्ता है वो पूरे ही भारत में फैल रही है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पदवी यानी पोस्ट क्या बन गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसी पोस्ट लेने वाला व्यक्ति पहला कौन था? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल है। क्लियर है? इसी के समय में मैकॉले मिनट्स तैयार हुए थे। अच्छा, ठगी सिस्टम को भी इसी ने खत्म किया था। ठगी सिस्टम अभी भी भारत में चलता है ना। ठगी सिस्टम में कहते हैं कि शनिवार को 7 बार ये कर देना, ये सही हो जाएगा, चलो लाओ मुझे 500 रुपए दो, ये ठगी सिस्टम है। तो ठगी सिस्टम को भी इसने अबॉलिश किया था। मैकॉले मिनट्स, मैकॉले ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके आधार पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। इंग्लिश एजुकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इट इज दीज मिनट्स और रिपोर्ट इज कॉल्ड एज मैकॉले मिनट्स। ठीक है, कौन लागू करने वाला व्यक्ति था? विलियम बेंटिक। इसी के समय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में ही बना था। समझ के बात को? क्लियर है? विलियम बेंटिक। फिर मेटकाफ आया। मेटकाफ के समय में सिर्फ एक ही काम हुआ है, इसने किया था उसको हटा दिया, यानी प्रेस पे फ्रीडम दे दिया। ठीक है, ऑकलैंड के टाइम पे एंग्लो अफगान वॉर हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, और इसी हार के बाद 1893, अभी हम बताएंगे आपको, 1893 में अंग्रेज अफगानिस्तान को छोड़ के ही चले जाते हैं, है ना। स्कॉलरशिप, पहली बार जो है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप शुरू हुई, और यहीं पे ऑकलैंड के ही समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको मदर टंग लिखा ही है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आपकी मदर टंग में मिलनी चाहिए, ये भी ऑकलैंड का कहना था। अब कुछ एक्ट्स बता देते हैं इस समय में आए हुए। 1793 में हमने आपको डलहौजी लिखाया था, है ना, सॉरी कॉर्नवालिस, डलहौजी बाद में आएगा, अभी आएगा डलहौजी। कॉर्नवालिस, है ना, कॉर्नवालिस लिखाया था। उसके समय में आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। ट्रेड राइट्स ऑफ कंपनी इंक्रीज फॉर 20 साल। 20 साल के लिए ट्रेडिंग राइट्स कंपनी के, कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स फिर से 20 साल के लिए इंक्रीज कर दिए जाते हैं। और ये कैसे ट्रेडिंग राइट्स है? मोनोपोली, यानी कोई और ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी और कंपनी आके ट्रेड नहीं कर सकती। गवर्नर जनरल कैन रिक्वेस्ट एडवाइस ऑफ इट्स काउंसिल एक्सटेंडेड फॉर फ्यूचर गवर्नर जनरल, हमने आपको बताया था। 1786 में एक एक्ट आया था जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया था? कॉर्नवालिस के लिए, बताया था, कॉर्नवालिस के लिए। यही उसी को तो ये शक्ति दी गई थी कि अपनी काउंसिल की एडवाइस को आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये अगले गवर्नर जनरल के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है पावर। ठीक है, अगला जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो बैठा हुआ कहां था? लंदन में, बीओसी और सीओडी। लेकिन बीओसी की जो सैलरी दी जाएगी वो लंदन नहीं देगा, यानी इंग्लैंड नहीं देगा। वो कौन देगा? इंडिया से जो पैसा आएगा उससे सैलरी दी जाएगी बीओसी को। फिर बाद में कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट बोलेगी कि नहीं, बीओसी को सैलरी, वहां के ये मेंबर्स हैं, हम क्यों इनको सैलरी दें। ठीक है,
ऑल लॉ शुड बी इन रिटेन, यहीं से शुरू हो गई भारत में रिटेन यानी लिखित कानूनों की क्रिया। ठीक है, इससे पहले जो भी होता था वो रूल्स होते थे, बोल के सिर्फ हो जाता था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है जिसमें मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बीन अबॉलिश्ड। दो चीजों में मोनोपोली रह गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी। किस किस में? ट्रेड ऑन टी, चाय का व्यापार, और व्यापार विद चाइना, ट्रेड विद चाइना, दो पे मोनोपोली है। ठीक है। मिशनरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाजत दे दी गई 1813 एक्ट से। साथ में पार्लियामेंट, ये एक्ट कहां से बन के आ रहे हैं? पार्लियामेंट ऑफ लंदन। वहां पे दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी पे ऑब्लिगेशन किया गया कि भारतीयों की शिक्षा में आप 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का खर्चा करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1813 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? क्लियर है इतनी बात? ये हो गया। 1833 का अगली ही बार हम समझा देंगे, दोबारा से पूरा लिख के। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था। आज हम 1833 के चार्टर एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के और बढ़ा दिए गए। साथ में हमने बताया था आपको गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, अब वो गवर्नर जनरल किसका बना दिया गया? इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। और ऐसा पोस्ट पाने वाला पहला व्यक्ति हो गया विलियम बेंटिक। ये वही विलियम बेंटिक है जिसने 1829 में क्या अबॉलिश किया था? सती सिस्टम। ठीक है। गवर्नर जनरल कैन मेक लॉ फॉर होल इंडिया। गवर्नर जनरल पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है अब, क्योंकि ये भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। क्योंकि भारत में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जगह पे अपना सिक्का जमा लिया है। पहले इसको लॉ ना बोल के रूल बोला जाता था, नियम बोला जाता था, या विनियम बोला जाता था, बाई रूल बोला जाता था। अब ये लॉ बोला जाने लगा। तो भारत में लॉ मेकिंग पहली बार शुरू हो रही है। इसलिए हमने यहां पे देखो छोटा सा ब्रैकेट में लिखा है इंडिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं इसकी जड़ें, रूट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से मिलते हैं जाके। अभी एक और दो चीज बताएंगे हम आपको। 4th मेंबर एडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल एज लॉ मेंबर। पहले बताया था आपको, पहले 4 मेंबर थे, फिर 3 हुए, फिर से 4 हो गए। याद रखिएगा ये जो लॉ मेंबर है ये परमानेंट मेंबर कर दिया गया किसका? गवर्नर जनरल का काउंसिल का 1853 के एक्ट में। ठीक है। चलिए यहीं पे एक और चीज बताएंगे। स्लेवरी अबॉलिश्ड अंडर रूल 5 ऑफ 1843 एक्ट। 1843 के एक्ट से स्लेवरी को अंडर लॉ एंड कर दिया गया है ना। कौन से रूल? सेक्शन याद रखना, सेक्शन नंबर 5 है। कौन है इस समय भारत का वायसरॉय? एलन ब्रो। ठीक है, एलन ब्रो इज द गवर्नर जनरल। वायसरॉय अभी नहीं बना है। ठीक है। लॉ कमीशन अंडर मैकॉले 1934। भारत में एक लॉ कमीशन बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया, जिसका चेयरमैन किसको बनाया गया? मैकॉले का। और यही मैकॉले आईपीसी नामक किताब बनाएगा। अब 1860 में बन के वो किताब तैयार होगी 1860 में। ठीक है। 1860 में बन के तैयार होगी। सेक्शन 87 कंपनी में जो एम्प्लॉइज थे उनके बीच के एम्प्लॉइज के रिक्रूटमेंट में, उनके बीच में धर्म, जाति, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इनके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ऑर्डर दिया गया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जो भी इंडियंस को एम्प्लॉयड करोगे उनके रिक्रूटमेंट में इन आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आज भी हमारे पास आर्टिकल नंबर 16 है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो कहीं ना कहीं ये वाला एक्ट हमें आज के कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को बता रहा है। इसलिए पहला ऐसा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के इंडिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। समझ गए बात को? क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे जो कि आया था 1853 में, 1853 का चार्टर। टोटल कितने चार्टर आए हैं? 4, 20-20 साल के गैप पे। 1793, 1813, 1833 और 1853। अब हो जाएगा आपका 1857 का रिवोल्ट।
तो अब सत्ता ही ट्रांसफर हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चली जाएगी? क्राउन के पास पावर चली जाएगी। तो अब जो अगला एक्ट आएगा वो क्राउन के अंतर्गत आएगा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडिकेशन दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुमको कभी भी मार के निकाल सकते हैं हम, और पूरा देश हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो पहला इंडिकेशन था ये, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुम रूलर नहीं हो, रूल कर रहे हो लेकिन रूलर नहीं हो, रूलर हम ही हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इंडिकेट कर दिया गया यहां से। दूसरा, एक 12 मेंबर्ड बॉडी बना दी गई, बहुत बड़ी बात है इसमें, 12 मेंबर्ड बॉडी बना दी गई और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेटिव आए। जैसे आज क्या होता है पार्लियामेंट में, अलग अलग क्षेत्रों से इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ऐसी ही एक 12 मेंबर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉडी बना दी गई सेंटर में, जिसमें 12 लोग आ रहे हैं और इन 12 लोगों को कानून बनाने का अधिकार भी है। लेकिन इनके कानून को पास तभी किया जाएगा जब कौन साइन करेगा? गवर्नर जनरल। तो कहीं ना कहीं यहां पे लॉ बना के असेंट ऑफ प्रेसिडेंट जैसी चीज नहीं है यहां पे, है नहीं है? तो एक बॉडी बना रही है, बिल लेके आ रही है, लॉ बना रही है, फिर असेंट मिल रही है, और उस प्रेसिडेंट यानी गवर्नर जनरल को वीटो करने की भी पावर है। तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन आज बना है उसके रूट्स पहले ही पड़ गए थे? तो इन सारे ही एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं हम, है ना, ये टॉपिक ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। यहां पे दूसरा काम हमने क्या किया कि लेजिस्लेटिव वर्क, लॉ मेकिंग वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दोनों ही क्या कर दिए? अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, है ना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिया बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, जो आज आईएएस काम करते हैं। तो हमने क्या कर दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट कर दिया अंडर ब्रिटेन के, ये रूल्स हैं, ये लॉ बना के कौन कर दिया? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो कर रहे हैं ये। ठीक है, लॉ मेंबर परमानेंट हो गया। लॉ मेंबर जो 4th मेंबर ऐड हुआ था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वो क्या हो गया? परमानेंट हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो जरा बड़ा ही ध्यान से, क्या अभी भी सरकार के पास कोई लॉ वाला व्यक्ति होता है जो सरकार को वो देता है? हाँ, कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। तो क्या ये अटॉर्नी जनरल जैसी चीज नहीं आ गई? आ गई नहीं आ गई? अटॉर्नी जनरल है ये, समझ लो ये अटॉर्नी जनरल ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट, अगर कंपनी में आपको जॉब करनी है तो आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। तो एग्जाम की शुरुआत हो गई यहां से, जो आज भी देते हो आप, है ना, अलग अलग जगह पे काम करने के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी जो वहां बना था उसमें 24 लोग थे, उनको घटा के कितना कर दिया गया? 18। क्योंकि इंडियंस क्या आवाज उठा रहे थे कि भाई सैलरी इनकी बीओसी की हम नहीं देंगे, तो उन्होंने दे दे तो तुमको ही पड़ेगी, चलो हम मेंबर कम कर देते हैं। तो उन्होंने 6 मेंबर कम कर दिए, नहीं 24 से 18, 6 तो हुए। हाँ, और उसमें भी 6 ये पावर दे दी गई क्राउन को कि 6 नॉमिनेट करेगा क्राउन, 18 में भी। समझ गए बात को? बीओसी का नंबर घटा दिया गया, टेंशन नहीं लो, अभी बीओसी को गायब करते हैं 1858 के एक्ट। हाँ, जो पार्लियामेंट एमपीज थे वो ही बीओसी का पार्ट थे, मतलब वो एमपी बन रहे हैं ब्रिटेन के और पैसे दे रहे हैं उनको इंडिया के रेवेन्यू से। तो इसलिए तो इसमें बवाल चल रहा था, बीओसी के पैसे इंडिया क्यों देगी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में है। नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, अच्छा यहीं पे एक बड़ा ही रिपन, बड़ा ही दिलदार आदमी था, रिपन जो आया था आपका, बड़ा दिलदार आदमी था। अच्छा क्या हुआ, क्या जो यूरोपियंस इंडिया में रहते थे, अगर उनसे किसी इंडियन का झगड़ा हो जाए या किसी और से झगड़ा हो जाए, तो ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश से आने वाला मजिस्ट्रेट ही सुन सकता था। अभी तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है, तो अब धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी और इंडियंस भी पहुंचेंगे। तो अगर कोई इंडियन मजिस्ट्रेट है तो वो यूरोपियन का केस नहीं सुन सकता, क्योंकि यूरोपियंस इंडियंस को बराबर नहीं समझते थे। उसने क्या किया, इसे एक एल्बर्ट विल लेके आया, इसने कहा नहीं, इंडियन मजिस्ट्रेट कैन हियर केसेस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इसकी बहुत फजीहत हुई और इसको वापस बुला लिया गया, एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी इसे ही कहते हैं। तो ये बड़ा ही फंस गया बेचारा रिपन, है ना।
यही वो व्यक्ति है जिसने भारत में पहली सेंसस कराई है। अभी लिखेंगे हम उसके बारे में। सेंसस समझते हो? जनगणना। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई एक्ट्स की आपको? नहीं, मैंने दो चीजों को कंफ्यूज कर दिया था। इसने पहला सेंसस कराया एंड एक जिन्होंने पहला जीडीपी कराया। जीडीपी तो वो उन्होंने कैलकुलेट किया था, दादा भाई नौरोजी, है ना? एक बुक उन्होंने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना? मैं पहली बार जीडीपी और पहले बार टर्म का यूज किया उन्होंने। अच्छा, तो हो सकता है। अच्छा, वो पर कैपिटा इनकम, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अच्छा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कैसे अंग्रेज यहां से एलिनब्रो, नेक्स्ट वाइसरॉय गवर्नर जनरल है एलिनब्रो। 1842 से लेकर 1844 तक 2 साल तक रहते हैं। इन्हीं के समय में 1843 का एक्ट आया जिसके सेक्शन 5 के अंतर्गत स्लेवरी को अंडर लॉ खत्म कर दिया गया। सिंध भारत का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, जो आगे आएंगे वो और धीरे धीरे टेरिटरीज को भारत में अनेक्स करते जाएंगे, जीतते जाएंगे, सिसीड करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। हार्डिंग 1 44 से 48 तक रहता है, ये भी 4 साल 2 साल रहता है, ये भी 2 साल रहता है। इसके समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ और इसके अंतर्गत इसने लाहौर तक जो है कब्जा कर लिया जाके, और लाहौर में ही इससे लाहौर की ट्रीटी होती है, लाहौर की संधि। ये सीखेंगे हम जब हम पंजाब प्रोविंस पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स सभी चीजों पे अबॉलिश कर दिया गया लगभग, मतलब इसने काफी सही काम किया कि तुम चलो बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तुमको हम सपोर्ट करते हैं। टैक्स खत्म किया गया और सॉल्ट पे टैक्स आधा कर दिया गया लगभग। ठीक है, कैंपबेल को पोस्ट किया गया। कैंपबेल की नई पोस्ट निकाली गई, एक व्यक्ति का नाम है कैंपबेल यहाँ पे। ठीक है, और उससे कहा तुम्हारा ये काम है कि कहीं पे नरबलि नहीं होनी चाहिए। नरबलि समझते हो? इंसान को भगवान की आस्था के लिए सूली पे नहीं चढ़ाना चाहिए, समझ रहे हो? जैसे जानवर काटते हैं ऐसे इंसान को भी काट देते थे पहले, इसको बोलते हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस, है ना? क्लियर है बात? ठीक है, अगला आता है डलहौजी। डलहौजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और डलहौजी के बाद ही सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज्यादा अगर गालियां देगी किसी व्यक्ति को तो वो डलहौजी है। ठीक है, 57 रिवोल्ट हुआ, यही तो सारी कहानी रच के जाता है रिवोल्ट की, समझ रहे हो? क्या करता है डलहौजी में? छोटी छोटी चीजें पहले सीख लेते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट लेके आता है 1856 में। ये पेप्सू प्रांत को भारत में मिला लेता है। पंजाब जिसको आज आप कहते हो, पेप्सू प्रांत को, बर्मा के कुछ टेरिटरी को भारत में मिला लेता है। सिक्किम में बोलता है कि हमारे कुछ जो है अंग्रेज डॉक्टर्स गए थे और सिक्किम वाले लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, चलो भारत का हिस्सा बन जाओ। ठीक है, यानी जो है ब्रिटिश डॉक्टर्स के साथ जो है मिसबिहेव की वजह से सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया इसने, डलहौजी ने। आर्मी के हेडक्वार्टर इसने कहां से शिफ्ट कर दिए? कलकत्ता से मेरठ। ठीक है, चेंजेस करने के लिए आर्मी के सिस्टम में। समर कैपिटल इसने क्या बना ली? सिक्किम। अभी तक भारत की कैपिटल क्या है? कलकत्ता। बंगाल क्यों होगी? कलकत्ता, है ना? कब चेंज होगी? 1912 में चेंज हो जाएगी, 1911 में डिक्लेयर होगी, है ना? वुड्स डिस्पैच, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वुड्स। ये भारत के पूरे क्षेत्र में घूमा और इसने ये देखने का प्रयास किया कि भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में शिक्षा किस तरीके से दी जा रही है, किस तरीके से बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, बच्चे कब छुट्टियां करते हैं, किस पे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है, किसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं, कितने टाइम पढ़ते हैं, कितने टाइम जाते हैं। एक इसने प्रोफार्मा तैयार किया और इसने बनाया कि अब इंग्लिश एजुकेशन या हम कहें इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला जाए और कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसने एक पूरा वो बनाया प्रोफार्मा, उसको बोला गया वुड्स डिस्पैच। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का रियल एस्टेब्लिशर डिस्पैच को कहते हैं, तो सॉरी वुड्स को कहते हैं। इसने तैयार किया था एक डिस्पैच, समझ रहे हैं बात को? तो वुड्स डिस्पैच याद रखना, 1854, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए आगे, तो आगे बात करें रुड़की का। भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में ही खोला गया था डलहौजी के द्वारा, याद रखेंगे इस बात को। अगला, पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आया। पोस्ट ऑफिस भारत में पहले से ही थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आया डलहौजी, और इसने कहा कि अगर आपको अपने घर पे समाचार भेजने हैं तो टिकट खरीदो। पहले पोस्ट कैसे जाता था? फ्री। अब क्या हुआ कि डलहौजी के खिलाफ सारे के सारे सोल्जर्स हो गए कि बताओ हमें अपने घर पे जो है समाचार भेजने के लिए, न्यूज भेजने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो डलहौजी का विरोध हुआ इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन, पहली रेलवे लाइन भारत की शुरू की थी मुंबई से ठाणे 1853 में, और इसको कौन से बोर्ड के अंतर्गत रखा गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट रेलवे ही पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसी ने भारत में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसी ने भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक बनाई थी। इसी ने भारत में पब्लिक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो आज आप बोलते हो सेंट्रल, जो आपका एनसीईआरटी बोलते हो ना, ये आज है जो इसने ही एस्टेब्लिश किया था ऑर्गेनाइजेशन। समझ के बात को? क्लियर है इतनी चीजें एकदम? तो इसकी जो अंतिम और बहुत क्रांतिकारी नीति थी उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब है हड़प की नीति। होता क्या था कि हमने तुमको बताया था, बेलेजली लेके आया था सब्सिडरी अलायंस की नीति, है ना? सब्सिडरी अलायंस लेके आया था, यानी अपने क्षेत्र को, अपने किंगडम को आप ब्रिटिशर्स के साथ अलाइन कर लो और ब्रिटिशर्स तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेंगे किसकी? सुरक्षा की। तो सब्सिडरी अलायंस बेलेजली लेके आया। अब जो ब्रिटिशर्स के साथ हैं टेरिटरीज, उनमें जो उत्तराधिकारी होगा यानी जो सक्सेसर होगा वो लड़का होना चाहिए। वो लड़का गोद लिया नहीं होना चाहिए। जो राजा है उसका ही बेटा होना चाहिए। अगर बेटी है राजा के और उसने गोद लिया है तो वो टेरिटरी सीधी किसके कंट्रोल में आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के। यही थी हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1848 में इसने स्टार्ट की थी। सतारा महाराष्ट्र में एक जगह है, उसको सबसे पहले इसने अनेक्स किया था। इसके अंडर अवध, बरार, फिर धीरे धीरे बहुत सारी और टेरिटरी करने लगा। इसी के साथ शुरू हुआ इसके खिलाफ की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक गठजोड़ बनने लगा, और वो जो रिजल्ट है आपका 1857 के रिवोल्ट का। यानी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी गाली देगी डलहौजी को तो एक ही कारण होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से इंडिया से रूल चला जाता है और वो क्राउन के हाथ में पहुंच जाता है। रूल क्राउन उठा के फेंक देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को रूलिंग चेयर से। भारत का अगला जो है गवर्नर जनरल बनता है कौन? कैनिंग। कैनिंग के ही समय में तख्ता पलट हो जाता है। जो किसका रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो रूल किसका बन जाता है? क्राउन का। यानी ताज, यानी वहां पे जो किंग या क्वीन होगा उसके अंडर इंडिया आ गया, और वो अब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, है ना? और उस रिप्रेजेंटेटिव को बोला गया वाइसरॉय। वाइस माने उप होता है, रॉय माने रॉयल्टी। रॉयल्टी के अंतर्गत एक वाइसरॉय मतलब व्यक्ति आया, ठीक है, उसको वाइसरॉय बोला गया। अभी तक क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वही पोस्ट क्या बन गई? वाइसरॉय। अब इसके बाद जो है, जो भी व्यक्ति है इनको वाइसरॉय या गवर्नर जनरल दोनों से बोला जाने लगा, लेकिन वाइसरॉय की पोस्ट यहां पे स्टेब्लिश की गई। तो कैनिंग ही बनता है अंतिम गवर्नर जनरल इंडिया का और पहला वाइसरॉय। याद रखेंगे ये बात। 56 में आया था, 62 में गया, 62 में गया, 56 से आने के बाद तो 58 में ही इंडिया का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ट्रांसफर हो गया क्राउन को। ठीक है। इसी के समय में, कैनिंग के समय में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसकी रूट्स कौन एस्टेब्लिश करके गया था? डलहौजी, अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना? इसी के समय में विल्सन नामक व्यक्ति ने भारत में पहला बजट पेश किया, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया। ठीक है। उसने 500 रुपए से ज्यादा इनकम करने वाले हर व्यक्ति पर 1% टैक्स लगा दिया। ठीक है, समझ गए? और यहीं से शुरुआत होती है पोर्टफोलियो सिस्टम की। पोर्टफोलियो समझते हो? मंत्रालय सिस्टम की। मंत्रालय समझते हो? मिनिस्ट्रीज की। फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन, ये सब मिनिस्ट्रीज शुरू हो गई। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी मिनिस्ट्रीज स्टार्टेड इन इंडिया इसके बजट पेश करने के बाद। समझ गए बात को? तो यानी अलग अलग मंत्रालय बना दिए, और भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम लाने वाला कौन बन गया? कैनिंग। याद रखिएगा।
ठीक है। इसी के समय में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया 1861 में। इसी हाई कोर्ट एक्ट के तहत 3 हाई कोर्ट सबसे पहले स्टेब्लिश किए गए, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और 66 में अगला 66 में अगला हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेब्लिश कर दिया गया। इसी ने लंदन यूनिवर्सिटीज की तर्ज पे, लंदन यूनिवर्सिटीज जैसी यूनिवर्सिटीज इंडिया में 3 स्टेब्लिश की, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इसी के समय में मैकॉले के द्वारा बनाई हुई इंडियन पीनल कोड, जिसका अभी नाम चेंज करके क्या हो गया इसका, बीएनएस, यस, 2023 है ना, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। मतलब और भी चेंजेस किए हैं सरकार ने, लेकिन यही वो एक्ट है और मैकॉले ने बनाया था, इसने लागू किया था। इसके बाद एल्गिन आया। एल्गिन के समय में ज्यादा कुछ नहीं है, बहावी आंदोलन, बहावी मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था, इसने उसको सप्रेस किया एल्गिन ने, बस एक ही इसका रोल देखा जाता है एल्गिन का। इसके बाद लॉरेंस आता है, 63 से 69 रहता है। इसके समय में भूटान का युद्ध होता है। ये नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी जो है आपका अडॉप्ट करता है और साथ में भारत में फैले हुए अकाल के लिए, फैमिन के लिए क्या बनाता है, फैमिन कमीशन बनाता है। याद रखेंगे इस बात को। और यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बारे में, है ना। डलहौजी याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैनिंग याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेयो, अब मेयो में आपको याद करना है, हाँ, मेयो में सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान व्यक्ति था मेयो, ठीक है, काफी इन डेप्थ वाली चीजें करके गया। भारत में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया इसने, भारतीय सांख्यिकी, सुना है तुमने कभी, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो डाटा रखता है अपने पास, है ना, हाँ, स्टैटिस्टिक्स, है ना, वही ऑर्गेनाइजेशन है ये। अरे जो जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अभी, सीएसओ, है ना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी स्टेब्लिश करता है और भारत में पहला सेंसस करता है, जनगणना 1872 में, 1872 में। इसके बाद रिपन जो आएगा वो 1882 से इस सेंसस को कंटिन्यूअस कर देगा। रिपन ये पहली सेंसस करता है, लेकिन रिपन इसको कंटिन्यूअस कर देता है। मेयो कॉलेज की स्थापना होती है अजमेर में, और ये मेयो है जो घूमने गया था अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में एक अफगानिस्तान से लाया हुआ कैदी बंद था और वो कैदी जेल से निकल गया था। तो मेयो जैसे ही शाम के अंधेरे में सूरज डूब रहा था, नाव से उतर रहा था, वैसे ही उस कैदी ने मेयो की छाती पे छुरा घोंप दिया, ठीक है। तो मेयो की हत्या की गई थी, असैसिनेट किया गया था मेयो को। इसी के समय में कूका विद्रोह हुआ था पंजाब से, उसको भी इसने जो है सप्रेस किया। देखा, विद्रोह वगैरह अलग से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। नॉर्थ ब्रुक के समय पे स्विच कैनल खुल जाती है भारत में, है ना, और स्विच कैनल जैसे ही खुली, भारत का ट्रेड बहुत इंक्रीज हो गया विद यूरोप एंड इंडिया, ठीक है। 1872 से 76 तक आया है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में मेयो के ब्रुक के समय में हुई थी, लेकिन इसी का नाम 1920 में चेंज होके क्या हो गया, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में इसी के समय में आए थे 1875 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इंपॉर्टेंट है, स्विच कैनल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंसस इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। समझ के बात को, क्लियर है। तो हमने की ये कैनिंग इंपॉर्टेंट है, इधर मेयो भी इंपॉर्टेंट है, इधर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो सब कचड़ा है ना। चलिए अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे। अब इस एक्ट के सामने अभी तक चार्टर आते थे, रेगुलेटिंग आते थे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि अब अच्छा, अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों में अपनी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी थी, तो जिस देश के लिए एक्ट बनाते थे उसका नाम पीछे लिख देते थे। तो अब गवर्नमेंट कहां पे फॉर्म है अंग्रेजों की? इंडिया में। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को भेजा। अच्छा, पामस्टर प्रधानमंत्री थे उस समय, कहां के? ब्रिटेन के। उन्होंने 12 फरवरी 1858 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये एक्ट बना के टेबल किया, लेकिन इस एक्ट के रखते ही, टेबल करते ही जो है उनको अपनी पोस्ट से हाथ धो बैठना पड़ा, यानी वो जो है आपके रिजाइन कर दिए पोस्ट से, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है ये, ठीक है। फिर अगले प्रधानमंत्री डरबी बनते हैं, उनके समय में ही 2 अगस्त 1858 को इसको, जैसे प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है यहाँ पे, वैसे ही ब्रिटेन में किसकी सहमति मिलती है? क्राउन की सहमति मिली, और फिर ये एक्ट भारत में आया। और 1 नवंबर 1958 को इस एक्ट को
कैनिंग ने अल्फ्रेड पार्क में पड़ा खड़े हो गए प्रयागराज में। यही अल्फ्रेड पार्क आज किस नाम से जाना जाता है? आजाद पार्क। हमने बताया था चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को यहां पे सेक्रीफाइस किया था। तो अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में कैनिंग ये डिक्लेयर करते हैं जो रूल अभी तक किसके अंतर्गत आ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब वो ट्रांसफर होके किसके पास पहुंच चुका है? क्राउन के। और क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा भारत में उसको क्या कहेंगे? वाइसरॉय। हमने एक और चीज बताई थी आपको कि बीओसी और सीओडी बनाया गया था ब्रिटेन में, था नहीं था लंदन में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको खत्म कर दिया गया, इसका अंत हो गया और इसकी जगह एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक नई बॉडी बन गई जिसको बोला गया इंडिया काउंसिल। इसमें कितने मेंबर हैं टोटल? 15। तो 8 पार्लियामेंट के द्वारा आएंगे और 7 कंपनी जो है वो अपॉइंट करेगी, ठीक है। और इसका जो हेड होगा उसे कहेंगे सेक्रेटरी टू इंडिया। समझ रहे हैं? अब जो एक्ट आएंगे उनको बोला जाएगा इंडिया काउंसिल एक्ट। क्यों? क्योंकि कौन बना रहा है अब ये एक्ट? इंडिया की काउंसिल बना रही है। ये कहां बैठी हुई है 15 मेंबर बॉडी? लंदन में। और इसका हेड कौन है? सेक्रेटरी टू इंडिया। इसको एनुअल रिपोर्ट बना के देनी होती थी ब्रिटेन पार्लियामेंट को कि भारत में तुमने क्या क्या किया एक साल में, ठीक है। दूसरा काम, इसकी सैलरी भी कहां से जाती थी? इंडियन रेवेन्यू से। वही कंड है ना। वाइसरॉय विल वर्क अंडर सेक्रेटरी टू इंडिया। जो वाइसरॉय है वो वही करेगा जो सेक्रेटरी टू इंडिया कहेगा, ठीक है। लॉ मेंबर इज अपॉइंटेड बाय क्राउन इन वाइसरॉयज काउंसिल। जो काउंसिल गवर्नर जनरल की थी अब वो किसकी बन गई? वाइसरॉय की। और उसमें जो लॉ मेंबर बताया था हमने आपको, अब वो कौन अपॉइंट करेगा? क्राउन करेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोर्टफोलियो सिस्टम समझ ही आ गया तुमको। इंडिया काउंसिल याद रखना। अब इंडिया काउंसिल का रोल आप आगे देखोगे। समझ गए बात को?